नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देख रहे हैं कि दिल्ली की जो हवा है बहुत ही जहरीली हो चुकी है और पटाखों के धुएं में उड़ा प्रतिबंध हवा फिर बहुत खराब स्थिति में पहुंची। और आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के उपाय हुए बेअसर। दिवाली पर देर रात तक हुई आतिशबाजी और आपके शहर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आतिशबाजी हुई है, पटाखे छोड़े गए हैं। कितना भी आप देखते हैं कि प्रतिबंध लगा लीजिए फिर भी पटाखे फोड़े जाते हैं। पंजाब में पराली भी अधिक जली, ये भी एक कारण है। और आप देखिए इसके कई कारण हैं। आप देखते हैं वाहन भी इसके कारण है, वायु उससे भी प्रदूषित होती है। तो ये सब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और स्विस समूह ने दिल्ली की हवा को बताया खतरनाक। ये वायु गुणवत्ता निगरानी में विशेषज्ञता रखने वाली स्विस कंपनी आईक्यू ईयर के अनुसार सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इसके बाद पाकिस्तान में लाहौर और कराची थे। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में मुंबई और कोलकाता पांचवें और छठवें स्थान पर थे। और आप देखिए यहाँ तो सांस लेना दुश्वार हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। ये सत्यन जैन ने जेल में सुविधाओं के लिए कैदियों से ली प्रोटेक्शन मनी। आप नेता की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई ने जांच के लिए एलजी से मांगी मंजूरी। सुकेश समेत हाई प्रोफाइल बंदियों व कैदियों से वसूली का आरोप लगा है इन पर। ये आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उसी के मंत्री है सत्यन जैन। इनके बुरे दिन चल रहे हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। उत्तराखंड में अल वेदर रोड की सुरंग में भूस्खलन, 40 श्रमिक फंसे। सुरंग में फंसे श्रमिकों को 20 घंटे बाद पानी के पाइप से की गई ऑक्सीजन और खाद्य सामग्री की आपूर्ति। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्वारा पोल गांव में अल वेदर रोड के निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुर्घटना। युद्ध स्तर पर चल रहा है बचाव और राहत कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। आप देखेंगे इसमें आप लोग उत्तराखंड चलिए एक बार। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे उत्तराखंड देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी सीमा अगर आप लोग देखें ना तो इसकी सीमा आप देखिए चाइना से भी लगती है, नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश से लगती है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। और इसे राज्य बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 में। देहरादून इसकी राजधानी होगी। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तराखंड। ये सुनक ने गृह मंत्री ब्रेयो रेमेन को हटाया, कैमरन बने विदेश मंत्री। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात हो रही है, लंदन की। ठीक है, ये आप देखते हैं कि फेरबदल किया है। विवाद के बाद सोहेला ब्रेमन को गृह मंत्री पद से हटा दिया है। और विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली को देश का नया गृह मंत्री बनाया गया है। केंद्र ने 11 मैत्री चरमपंथी समूहों पर प्रतिबंध लगाया। मणिपुर में सक्रिय है प्रतिबंधित किए गए ज्यादातर संगठन। और गृह मंत्रालय ने जारी की 5 साल की प्रतिबंध की अधिसूचना इसमें। और आप देखिए मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 18 तक बढ़ाया गया है। इसमें आप देखिए 11 संगठन हैं। और इसमें आप देखते हैं कि उनमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी राजनीतिक शाखाओं में रिवोल्यूशनरी पीपुल फ्रंट हो गया, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट हो गया, और इसकी सशक्त शाखा मणिपुर पीपुल्स आर्मी हो गया। और इसके अलावा पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेई पाक और इसकी सशक्त शाखा रेड आर्मी कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी सशक्त शाखा, इसे भी रेड आर्मी कहा जाता है, कांगलेई या ओल कनवा लुप और कोऑर्डिनेशन कमेटी। और आप देखिए और अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कांगलेई पाक पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कई साल पहले गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था इन्हें। ठीक है, और नवीनतम कार्यवाही के तहत प्रतिबंध को 5 साल तक और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं मणिपुर में अशांति भी फैली हुई है। कनाडा को लेकर नरमी नहीं दिखाएगा भारत। कनाडा पर भारतीय कूटनीति के रवैये में कोई भी नरमी आने के संकेत नहीं है। और यूएनएचआरसी की बैठक में भी भारत ने कनाडा
को कहा उससे अतिवाद फैलाने वाले समूह पर रोक लगानी चाहिए। 4 माह के नीचे स्तर पर पहुंची आपकी खुदरा महंगाई। 1 अक्टूबर में खुदरा महंगाई में पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 4.87 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह बढ़ोतरी दर पिछले 4 महीने में सबसे कम है। गाजियाबाद के व्यक्ति के खाते में पाकिस्तान से आतंकी फंडिंग। बिहार के पश्चिमी चंपारण से संचालित हो रहा था खाता। 1 माह में 70 लाख रुपए खाता किराए पर देने के बदले रियाजुद्दीन को मिल रहे थे 10,000 रुपये प्रति माह। देख लीजिए, इस तरह के भी होते रहते हैं। जहां राम वहीं अयोध्या, जहां भारतीय सेना वहीं मेरा त्योहार। ये आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन सीमा पर लापचा चेक पोस्ट में जवानों संग मनाई ना दिवाली, तो वही बात हो रही है। और आईटीबीपी की वर्दी पहने मोदी जवानों के बीच करीब 2 घंटे तक रहे। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले हम हथियार खरीदते थे, अब हम बना रहे हैं। और आप देखते हैं चीन सीमा से 2 किलोमीटर पहले लापचा पड़ता है। लापचा चेक पोस्ट चीन सीमा से 2 किलोमीटर पहले आप देखने को मिले। लापचा ये आप देखें समदोबाद कोरेक गांव के बीच स्थित है। यहां से भारतीय सेना चीन की गतिविधियों पर नजर रखती है और इस पोस्ट में फ्रंट लाइन पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। कोरेक गांव स्पीति के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है। पिछली सदी के 7वें दशक में भूकंप के बाद ग्रामीणों ने पलायन किया था। अब यह गांव समदो से ताबो की ओर चंडीगढ़ नामक स्थान में आप देखते हैं कि बसा है। कोरेक का यह क्षेत्र सेना के पास है। कब और कहां प्रधानमंत्री ने मनाई दिवाली? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में, 2015 में पंजाब के अमृतसर में, 2016 में हिमाचल के किन्नौर जिले के चांगो गांव में और 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज वैली में, 2018 में उत्तराखंड के चमोली में, 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में, 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में, 2021 में पाकिस्तान की सीमा पर नौशेरा सेक्टर में, 2022 में आप देखिए कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। अभी तो आप लोग प्रदूषित हवा देख रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कई मानों में होगा खास। ये मेले में 13 देशों के 25 राज्य हिस्सा लेंगे। ये आप देखिए, मेले में 23 देशों के साथ 25 राज्य हिस्सा लेंगे। देश विदेश के 3500 प्रदर्शक भाग लेंगे। 18 नवंबर तक 5 दिन व्यापारी दर्शक और 19 से 27 तक नवंबर तक आम लोगों के लिए होगा। गेट नंबर 1, 4, 6 और गेट नंबर 10 से दर्शकों को मिलेंगे प्रवेश। ये आप देखिए, इस बार लेबनान हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, नेपाल, थाईलैंड, किर्गिस्तान, ओमान, ईरान, वियतनाम, तुर्की, ट्यूनीशिया, यूएई के अलावा 25 राज्य भी इसमें भाग लेंगे हमारे देश। कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 24,000 करोड़ की योजना होगी शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर योजना का करेंगे शुभारंभ। आप देखेंगे, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री साहब करें। और आप देखिए, योजना के तहत पीवीजीटी परिवारों व बस्तियों को सड़क, दूरसंचार, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक तरह से इसका उद्देश्य कह लीजिए आप लोग। आर्थिक अपराधियों को नहीं लगे हथकड़ी। संसदीय समिति कह रही है ऐसे आरोपितों को हत्या और दुष्कर्म जैसे घृणित मामलों के अपराधियों के साथ भी नहीं रखने की सिफारिश की गई। गृह मंत्रालय की समिति ने धारा 43(3) से आर्थिक अपराध शब्द हटाने को कहा है। इसमें आरएसटी प्रक्रिया से लाल चंदन को हटाया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हाल ही में जिनेवा में लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की बैठक में रेड सैंडर्स लाल चंदन को महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा प्रक्रिया से हटाने का निर्णय लिया गया है। इसमें भारत और रूस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और रूस देखिए हमारा बड़ा भरोसे वाला मित्र रहा है। ठीक है, जज के विरुद्ध गुवाहाटी हाईकोर्ट की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। हाईकोर्ट जज के विशेष एनआईए जज के रूप में दिए गए फैसले को लेकर की गई थी टिप्पणी। ये 2017 के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट पीठ ने की प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया जब वह विशेष एनआईए अदालत के जज थे और आतंकवाद से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे।
तमिलनाडु में न्यायिक अधिकारियों के 327 पद भरने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राजनीतिक दलों से चुनावी बॉन्ड से प्राप्त चंदों का ब्यौरा तलब चुनाव आयोग में कल शाम तक दाखिल करना है पूरा विवरण। और सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आयोग ने लिखा है पत्र। चुनाव आयोग की बात करें तो देखिए किसकी बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है ना, यही करवाता है। ये संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापना की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। और आप लोग पहले मुख्य चुनाव कौन थे, सुकुमार सेन थे। और देखिए जो चंदा मिलता है ना पार्टियों को, उसी की बात हो रही है। काफी हद तक पुराने आपराधिक कानूनों की नकल है नए विधेयक। AIPC, CRPC और एविडेंस एक्ट का स्थान लेंगे नए विधेयक। संसदीय समिति के सदस्यों से ने परामर्श नहीं करने का भी लगाया आरोप। इसमें आप देखिए संसदीय समिति के विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों के हिंदी नामों का किया विरोध। कहा कि यह कदम आपत्तिजनक, असंवैधानिक और गैर हिंदी भाषी लोगों का अपमान है। इसमें आप देखिए दिग्विजय सिंह हो गए, अधीर रंजन चौधरी हो गए, ड्रेक ओ ब्राउन हो गए, पी चिदम्बरम है। एक आप देखिए पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने तो यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत सभी कानून अंग्रेजी भाषा में होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों की भी भाषा है। उन्होंने कहा कि विधेयकों की भाषा चाहे जो भी हो, विधेयकों का नाम बदलकर नाम केवल हिंदी में रखना बेहद आपत्तिजनक, असंवैधानिक और गैर हिंदी भाषी लोगों का अपमान है और संघवाद विरोधी है, ये भी कहा जा रहा है। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और कहा जा रहा है कि फ्री की बात भी की जा रही है कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे वो देंगे। और हम लोगों ने क्या किया है कि शाम के 6 बजे के करीब आपकी एक क्लास आती है, वो राजनीति की खबरों पर रहती है पूरी। अगर आपकी दिलचस्पी है तो जरूर आप लोग देख सकते हैं। और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं खबरें, ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण। काहे कि क्योंकि आप देखते हैं कि बोलता रहता है नेता, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। मां शारदा के मंदिर में 75 वर्ष बाद प्रज्वलित हुई दिवाली के दिए। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। नौ बार सांसद रहे माकपा नेता वासुदेव आचार्य की डेथ हो गई है। इनका जन्म आप देखिए 11 जुलाई 1942 को हुआ था। वह 1980 में बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद वह लगातार 2014 तक सांसद रहे। चंडीगढ़ से दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर सीधा जुड़ेगा। केंद्र सरकार ने यमुना के साथ नए एक्सप्रेसवे को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच से होकर गुजरेगा एक्सप्रेस वे। GT रोड के समानांतर एक नई सड़क का मिलेगा इसमें विकल्प। अब चिमनियां नहीं उगलेगी कार्बन, गंगा का जल भी नहीं होगा जहरीला। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की पहल पर औद्योगिक क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग हो रहा है। यूं साफ होगा हानिकारक धुआं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनिल माथुर के अनुसार NMCG ने चिमनी वाले 108 उद्योगों के लिए व्यवस्था की है और फैक्ट्रियों की चिमनियों में धुएं को साफ करने के लिए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाने की तैयारी भी हो रही है। धुआं पहले इस सिस्टम से होकर गुजरेगा, इसके बाद आप देखिए चिमनी में जाएगा। इस दौरान धुएं से निकलने वाली गैसों के हानिकारक तत्व इस सिस्टम द्वारा फिल्टर कर दिए जाएंगे और जो धुआं चिमनी से निकलेगा वह पर्यावरण के लिए अधिक खतरनाक नहीं रह जाएगा।
आप देखिए, आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो रहता है वो रहता है क्या, संपादकीय पार्ट, जो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी मिलती है, यहाँ से नॉलेज मिलता है। फर्जी लोन ऐप से निपटना आवश्यक। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पास बड़े ऐड आते हैं, कई जगह से आप देखते हैं लोन लेने के लिए बातें होती है। लेकिन एक बार अगर इन एप्लीकेशन से जो लोन ले लेता है ना, बहुत बुरी तरह से फंस भी जाता है, तो मत लिया करिएगा इस तरह से। और इंटरनेट ने वित्तीय मोर्चे पर जीवन काफी सुगम बनाया है। इसके साथ ही इस मंच पर उभरे फर्जी एवं शरारती लोन ऐप्स लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ा रहे हैं। और इस कारण फर्जी एवं शरारती हैं, क्योंकि एक किसी सुनिश्चित नियामकीय दायरे से में संचालित नहीं हो रहे हैं। कर्ज देने की आड़ में लोगों का आर्थिक, मानसिक एवं भावनात्मक शोषण कर उन्हें प्रताड़ित करने में लगे हैं। इनके चलते लोगों की निजी जानकारियों और अहम सूचनाओं के दुरुपयोग का जोखिम भी बढ़ा है। तत्कालिक वित्तीय जरूरत की पूर्ति के लिए लोग ना तो कर्ज देने वाली को की वैधता जानते हो, ना ही उससे जुड़े नियम या शर्तों की कोई पड़ताल करते हैं। और इसके चलते वे कर्ज की आड़ में ऐसे आफत मोल ले लेते हैं जिसने उनका पीछा छूटना मुश्किल हो जाता है। फर्जी लोन ऐप्स सुनिश्चित ढंग से जाल फैलाते हैं। लोगों को लुभाने के लिए उनके एक आकर्षक पेशकश तो यही होती है कि किसी विशेष कागजी कार्रवाई के बिना ही उनका कर्ज उपलब्ध है। कर्ज लेने की जल्दीबाजी में लोग नियम एवं शर्तों को बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं, और इस कारण कर्ज लेने के बाद ऊंची ब्याज दरों और गोपनीय या फिर परोक्ष शुल्क के फंदे में फंस जाते हैं। इससे भी अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि ये सीधे सीधे उत्पीड़न करने लगते हैं। कई बार आप देखिए, लोगों के फोटोग्राफ के साथ छेड़छाड़, तो कभी उनकी निजी जानकारियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ऐसे ऐप्स ने कर्जदार के फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर उनके रिश्तेदारों और परिचितों को वसूली के लिए मैसेज या कॉल किए हैं। इससे कई लोगों के रिश्ते भी खराब हुए हैं। यह शोषणकारी रवैया न केवल लोगों को नाजुक वित्तीय स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने वाला है, बल्कि उनकी निजता और गरिमा पर भी आघात करता है। ऐसे में डिजिटल वित्तीय सुरक्षा के लिए समाधान अपरिहार्य हो गया है। यह आवश्यकता इसलिए और अधिक महसूस होती है क्योंकि फर्जी लोन ऐप्स का सबसे बड़ा शिकार गरीब तबका होता है। जिस तबके के पास पर्याप्त वित्तीय समझ नहीं है, वह पैसे की जरूरत की तत्काल पूर्ति के लिए आसानी से इन वित्तीय शिकारियों के चंगुल में फंस जाता है। इन पीड़ितों को न केवल वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि ये बे मानसिक प्रताड़ना भी झेलते हैं। फर्जी लोन ऐप्स तमाम तिकड़मों से लोगों को का जीना दुर्भर कर देते हैं, और इसके व्यापक सामाजिक प्रभाव को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके अन्य भरोसेमंद एवं वैध वित्तीय संस्थानों के प्रति आप देखिए भरोसा भी घटता है, जिससे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती है। जबकि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय समावेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन ऐप्स से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनानी होगी। इसका मुख्य जिम्मा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पास है। एक बड़ा नियामकीय ढांचा इसके लिए सबसे जरूरी है। डिजिटल ऋणदाता इकाइयों के परिचालन की रिजर्व बैंक को एक कड़े मानक बनाने होंगे। नियमित निगरानी करनी होगी। वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता के लिए व्यापक ऑडिट जरूरी है। अमेरिका में कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो ऐसे ढांचे का बढ़िया उदाहरण है। यह तंत्र वित्तीय क्षेत्र में समानता एवं स्पष्टता सुनिश्चित करता है। जहां तक भारत की बात है, तो आप देखते ही तो पूर्व में रिजर्व बैंक के इस कार्य समूह ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी नाम से एक विशेष निगरानी एजेंसी बनाने की अनुशंसा की थी, और इस इकाई की परिकल्पना ऋण प्रदाता ऐप्स को प्रमाणित करने और अनुमति प्राप्त ऐप्स की पारदर्शिता रजिस्ट्री के संकलन के साथ ही उनके परिचालन लाइसेंस का निगरानी और लाइसेंस को रद्द करने की शक्ति प्रदान करने के साथ ही की गई थी। यह प्रस्ताव मूर्त रूप नहीं ले पाया। आरबीआई ने अनाधिकृत ऋणदाताओं की धरपकड़ के लिए ऐप्स स्टोर संचालकों से भी संपर्क किया। असल में ऐप स्टोर नियम को कड़ा करना भी कारगर रणनीति है। गूगल प्ले एप्पल के ऐप स्टोर के साथ मिलकर रिजर्व बैंक सुनिश्चित कर सकता है कि संबंधित ऐप्स एक निर्धारित प्रक्रिया की कसौटी पर खरे उतरे, और इस प्रक्रिया में संबंधित ऐप्स की विश्वसनीयता को परखने के साथ ही यह भी देखा जाना जाए कि क्या ये भारतीय वित्तीय कानूनों का अनुपालन करते भी हैं या नहीं। दक्षिण कोरिया में यही रणनीति अपनाई जाती है। वहाँ वित्तीय ऐप्स को फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इस रणनीति की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण होगा, और इस मामले में भारत यूरोपीय संघ से भी सीख सकता है, जहां खुफिया जानकारियां साझा करने, अवैध वित्तीय गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गूगल ने भी अपने
अपनी ओर से एक बड़ी पहल की है। उसने फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट यानी फेस के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के अंतर्गत फेस गूगल को बाजार से जुड़ी अहम जानकारियां उपलब्ध कराएगा। इससे शरारती ऐप्स पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित परिवेश तैयार होगा। इन उपभोक्ताओं के अतिरिक्त लोगों को जागरूक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे तकनीक निगरानी और कानूनी कार्रवाई और शिकायत समाधान प्रणाली से भली भांति अवगत हों। और इस मामले में आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जागरूकता अभियान लोगों को शरारती लोन ऐप्स से जुड़े जोखिमों के प्रति सचेत कर सकता है। तकनीक भी आप देखते हैं इस राय में बहुत उपयोगी है। शरारती लोन ऐप्स पर नियंत्रण के लिए सिंगापुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का सहारा लिया जाता है। और आप देखते हैं कि एक प्रभावी शिकायत निपटान तंत्र की स्थापना भी अहम होगी, ताकि लोगों को उनकी परेशानियों को उचित रूप से समाधान मिल सके। यदि ये कदम नहीं उठाया गए तो शरारती ऐप्स का फर्जीवाड़ा जारी रहेगा, लोगों का शोषण होता रहेगा और वित्तीय समावेशन के साथ ही डिजिटल इकोनॉमी के विकास में अवरोध भी आएगा। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। ये दोनों है, आप लोग देख रहे हो। तो जो भी आप लोग किया करिए सोच समझ के किया करिएगा। भरोसे के संघर्ष से जूझते जन आंदोलन। विभिन्न समस्याओं को लेकर जब लोग ऐसा कुछ कहते हैं कि अरे भाई इसके खिलाफ कोई आंदोलन क्यों नहीं होता है, कोई नेता आगे क्यों नहीं आता है, तो यह कुंठाग्रस्त समाज की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जन आंदोलनों के प्रतिफल से घायल चले गए समाज की आह की अभिव्यक्ति है। और शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था को इसलिए अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अच्छा माना गया है क्योंकि इसमें जनता को शासन बदलने और शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 19 में लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ बनाने आदि का अधिकार दिया है। और फिर भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता है तो दोष जनता का नहीं है। कुछ आंदोलनों और नेताओं ने उसके विश्वास की हत्या की है। देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के लिए चले राष्ट्रव्यापी आंदोलन का श्रेय कांग्रेस और गांधी जी को दिया जाता है। लंबे संघर्ष और हजारों की बलिदानों का ही परिणाम था कि 1947 में हमें देश आजाद हुआ। पर क्या कांग्रेस में लोकतंत्र था? निर्वाचित नेता सुभाष चंद्र बोस को क्यों इस्तीफा देना पड़ा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पिता प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सके? जब भी इसकी चर्चा होगी तो कांग्रेस और गांधी जी की भूमिका पर प्रश्न तो खड़े होंगे ही। और न केवल आज़ादी के आंदोलन के दौरान बल्कि आज़ादी के बाद भी कांग्रेस परिवारवाद और लोकतंत्र की हत्या, निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने, 1975 में आपातकाल थोपने के आरोप से दोष मुक्त नहीं हो सकती है। भारत की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका छात्र युवाओं की भी थी। और पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि निरंकुश सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली इस छात्र युवा शक्ति को राजनीति से दूर रहो का पाठ पढ़ाया जाने लगा। छात्र युवा यथास्थितिवाद का विरोधी तथा जल्द संगठित होने वाला वर्ग है। क्रांति उसके स्वभाव में है और उससे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाना अपेक्षित है। पर कैरियर के लालच में वह अपने राष्ट्रीय दायित्व से विमुख होता है गया। देश में बढ़ रही भ्रष्टाचार, निरंकुशवाद के खिलाफ सड़कों पर आगे आने में उसे वर्षों लग गए। और आज़ादी के बाद आप देखिए 1974 में लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन चला। आज़ादी के आंदोलन के गर्भ से निकली कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार और निरंकुशवाद के आरोप लगने लगे। 1975 में आप देखिए इंदिरा गांधी पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तब न केवल उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया बल्कि देश में आपातकाल लगाकर विरोध को कुचलने का असफल प्रयास भी किया। कोई निप होए हमें कहानी इसी कुंठा को तोड़ने के लिए 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में परिवर्तन, चुनाव पद्धति में सुधार आदि जन समस्याओं को लेकर शुरू हुए आंदोलन से डरी कांग्रेस ने सरकारी दमन और हिंसा का सहारा लिया। छात्रों द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन को जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला तथा आम जन का सहयोग। छात्र आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हुआ। आपातकाल के बाद 1977 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। सत्ता परिवर्तन के बाद सत्ता की बंदरवाट यानी कि जनता पार्टी की आपसी लड़ाई ने जन को दूसरी बार निराश किया। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में पुनः वापसी हो गई और उस आंदोलन के नेता रहे लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। पशुपालन घोटाले में आप देखते हैं 1997 में जेल जाते समय उन्होंने अपनी गृहिणी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दी। यह चर्चा सरेआम थी कि जेल से ही बना दिया और जेल से ही वह अपनी सरकार चला रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा अवश्य दे दिया था, पर जिस कांग्रेस पर वह भ्रष्टाचार और जातिवाद का आरोप लगाते थे उसी में वह
आकंठ डूब गए। 2005 में उनकी सरकार चली, 2010 में तो उनके दल को विधानसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी के लिए जितनी सीटें चाहिए थी उतनी भी नहीं थी। पर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी न केवल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी बल्कि सत्ता का हिस्सा भी बनी। 1974 के 37 वर्ष बाद अप्रैल 2011 में लोकपाल कानून की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने दिल्ली में आमरण अनशन शुरू किया। उस आंदोलन ने देश के जनमानस को फिर से आंदोलित किया। कम समय के लिए ही सही उस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी समर्थन भी मिला। वर्तमान में दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी आम और उनके नेता अरविंद केजरीवाल अपने को लोकपाल आंदोलन की उपज बताते हैं। और आप देखते हैं अब उनके ही ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लग रहा है। उनके मंत्री सांसद गिरफ्तार भी हुए और उनके भी गिरफ्तार होने की आशंका है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार जेल में रहकर चलाएंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलन में से निकली कांग्रेस, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव, उनके दल राजद तथा अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले केजरीवाल और उनके दल आपका हस्तर आंदोलनों को मिले जन समर्थन का प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह विडंबना है कि जो लालू, नीतीश और केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए वे आज उसी के साथ हैं और इसका इंतजार रहेगा कि अब भविष्य में कोई गांधी, जयप्रकाश या अन्ना हजारे समाज के विश्वास को बहाल कर पाएगा। लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, इनका नाम है हरेंद्र बेताब, इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए, किसी के द्वारा कुछ भी लिखा जाए, आप लोगों को अच्छा ही सीखना है, ठीक है। आपको कोई कुछ क्या लिख रहा है इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। उसमें अच्छे पॉइंट आपको मिल रहे हैं, सीखने के लायक मिल रहे हैं, आंसर राइटिंग के लिए, निबंध के लिए, तो जरूर आप लोग लिख लिया करिएगा। ये आप देखिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, नैतिकता की स्थापना। धनी निर्धन छोटे बड़े सब दुखी हैं और इस स्थिति से उबरने का एक ही मार्ग है, यह है कि हम अपने आप को टटोलें, अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि कसायों को दूर करें और उसी मार्ग पर चलें जो मानवता का मार्ग है। बाकी सुख तो संतुष्टि ही सब कुछ है। अगर आप संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है। ये कनाडा को खरी खरी, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भारत ने कनाडा को जो खरी खरी सुनाई है वह इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहां की जस्टिन ट्रूडो सरकार अपने भारत विरोधी रवैये से बाज नहीं आ रही है। वह अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में जिस तरह खालिस्तानी आतंकियों को संरक्षण दे रही है उसकी मिसाल यही कहीं और मिलती है तो वह पाकिस्तान में। कनाडा अपने भारत विरोधी रवैये के कारण पाकिस्तान सरीखा बनता जा रहा है। कनाडा की धरती पर हर किस्म के खालिस्तानी चरमपंथी ही नहीं पल रहे बल्कि वह भारत से भागे गैंगस्टर और नशे के तस्कर भी शरण पा रहे हैं। कनाडा में फल फूल के रहे खालिस्तानी चरमपंथियों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है और वे न केवल भारतीय राजनयिकों को धमका रहे हैं बल्कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। यह खालिस्तानी चरमपंथियों के बढ़ते दुस्साहस का ही परिणाम है कि उनकी ओर से दिवाली पर आयोजित समारोह में खलल डालने की भी कोशिश की गई है। कनाडा में संरक्षित खालिस्तानी खोले आम भारतीय ध्वज का अपमान तो करते ही है, भारत को तोड़ने की धमकियां भी देते रहते हैं। पिछले दिनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरुपंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर धमकी दी थी कि सिखों को उसने 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। कनाडा सरकार को गुरुपंत सिंह पन्नू की धमकी को इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि 38 साल पहले खालिस्तानी आतंकियों ने ही एयर इंडिया के एक विमान बम विस्फोट कर उसे आसमान में ध्वस्त कर दिया था और इस आतंकी घटना में 300 से अधिक लोग मारे गए थे। कनाडा सरकार ने इस आतंकी कृत्य की साजिश रचने वाले आतंकियों को दंडित करने में दिलचस्पी नहीं ली और इसी कारण केवल एक साजिशकर्ता को चंद वर्षों जेल की सजा हुई, उसे भी समय से पहले रिहा कर दिया गया। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि पन्नू की धमकी पर कनाडा के परिवहन मंत्री ने यह कहा कि हम हर खतरे को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि कनाडा सरकार भारत में वांछित आतंकियों का प्रत्यर्पण करने से इनकार कर रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन बार बार यह राग तो अलाप रहे कि भारत को खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग करना चाहिए, लेकिन वे इसके कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने से इनकार कर रहे हैं कि उसकी हत्या में किसी भारतीय एजेंडे का हाथ है। यह अच्छा है कि भारत इसकी परवाह नहीं कर रहा है। निज्जर की हत्या के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि कनाडा की भाषा बोल रहे हैं। यदि ये देश यह चाहते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरे तो उन्हें मोदी सरकार की बजाय जस्टिन सरकार को नसीहत देनी चाहिए। समान नागरिक संहिता, यह उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी हो रही है। विशेषज्ञ समिति ने समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। समिति इस हफ्ते
ही ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंप सकती है। सरकार भी इस ड्राफ्ट की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही है। ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार इसका अध्ययन कर इसे विधेयक का स्वरूप देगी। ऐसे में स्पष्ट है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द अस्तित्व में आ सकती है। सरकार 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सैनी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और विशेषज्ञ समिति के लगभग 15 माह के कार्यकाल में अभी तक 80 से अधिक बैठक हो चुकी है। ड्राफ्ट को लेकर समिति को 2.30 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति ने प्रदेश के सभी धर्मों, समुदायों, जनजातीय मुख्य प्रतिनिधियों की राय भी ली है। विभिन्न हिस्सों में जाकर स्थानीय निवासियों से सुझाव भी लिए। सभी राजनीतिक दलों के साथ ही दिल्ली में भी प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ भी इस विषय पर संवाद किया। समिति को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट इसी वर्ष जून तक सौंपना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद सरकार ने समिति के कार्यकाल को तीसरी बार 4 माह के लिए बढ़ाया। ड्राफ्ट में समिति ने वर्तमान कानूनी प्रावधानों में संशोधन, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, स्थानीय एवं जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाजों का अनुपालन और निजी स्वतंत्रता संबंधी बिंदुओं को शामिल किया गया। ऐसे में उम्मीद है कि उत्तराखंड में महिलाओं को पैतृक एवं पति की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशन के लिए प्रभावी रेगुलेशन एक्ट बनाने, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने का प्रावधान करने जैसे कई अन्य बिंदु भी प्रारूप का हिस्सा होंगे। इसमें इंटरनेट की लत से पनपते विकार। ये भारत जल्द ही सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स वाले देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला है। इस डिजिटल युग में स्मार्टफोन की लत से बचना आसान नहीं है, खासकर तब जब स्मार्टफोन आपकी हर जरूरत और लालच को पूरा करने में सक्षम हो। चारों ओर देखें तो अधिकांश लोग अपने फोन से चिपके हुए हैं। घर पर, कार्यालय या सार्वजनिक परिवहन में ऑनलाइन गेमिंग, जुआ, अपराध, थ्रिलर देखते, अश्लील वेबसाइट पर सर्फिंग करने की आदी है। नीलसन की इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में 700 मिलियन इंटरनेट उपयोग करता है, जिनमें से आप देखिए 90% प्रतिदिन ऑनलाइन से जुड़े हैं और एक औसत व्यक्ति प्रति सप्ताह लगभग 4 घंटे इंटरनेट मीडिया पर बिताता है। इसके विपरीत इंटरनेट की लत से जूझ रहे लोग इन प्लेटफॉर्मों पर साप्ताहिक 38.5 घंटे का चौंका देने वाला समय व्यतीत करते हैं। इसी तरह सामुदायिक इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि 40% भारतीय माता पिता ने स्वीकार किया कि उनके 9 से 17 साल के बच्चे वीडियो गेमिंग, इंटरनेट मीडिया की आदी है। चिंता, अवसाद और अन्य प्रकार की लत या अन्य मनोदशा संबंधी विकारों से जूझ रहे व्यक्ति, साथ ही सीमित सामाजिक संपर्क या समर्थन के कारण अकेलेपन का अनुभव करने वाले व्यक्ति विशेष रूप से इंटरनेट की लत के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्हें शुरुआती मदद अक्सर उनके आसपास रहने वाले लोगों से मिलती है। यदि परिवार का कोई सदस्य, मित्र या सहकर्मी इस हद तक ऑनलाइन गतिविधियों में लिप्त है कि समय का ध्यान नहीं रख पा रहा है और आप देखिए अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहा है, तो बेहद खतरनाक है। और वास्तव में इंटरनेट की लत का एक रूप अक्सर दूसरे को जन्म देता है, और जिसमें मोटापा, पाचन संबंधी समस्याएं, अनिद्रा और गंभीर मामलों में शराब और तंबाकू की बढ़ती लत शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में स्क्रीन लाइट के अत्यधिक संपर्क से मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की लत की तरह इंटरनेट के आदी लोगों में भी बेचैनी, चिंता, क्रोध, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि कोई व्यसनी को संबंधित पदार्थ से दूर रहने के लिए कह सकता है, लेकिन नशीली दवाओं की लत के विपरीत स्मार्टफोन की आवश्यकता के कारण रोगी को इसका उपयोग पूरी तरह से बंद करने का निर्देश देना असंभव हो जाता है। लिहाजा इंटरनेट इस्तेमाल करने के संबंध में कुछ स्वनिर्धारित नियम काम में लाए जा सकते हैं। साथ ही सरकार और समाज दोनों को इस मोर्चे पर मिलकर काम करने की जरूरत है। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार है। एक बात तो आप लोग भी देखते होंगे कि एक दिन अगर हमारे पास इंटरनेट ना रहे तो हमें लगने लगता है हम किस दुनिया में आ चुके हैं। हम लोगों को भी आदत हो चुकी है। ये कॉलम रहते टिप्पणियां देख लिया करिएगा। राष्ट्रीय आपदा बनती प्रदूषण की समस्या। पिछले लगभग 1 दशक से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अक्टूबर और नवंबर के दौरान वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है। वैसे अब तो कमोबेश समूचा उत्तर भारत इसकी चपेट में आ जा रहा है। इसका एक बड़ा दुष्परिणाम यह भी दिख रहा है कि यह एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले रहा है। ऐसे में इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए और इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसे नियंत्रित किए जाने के लिए हर स्तर पर अभियान चलाना होगा। जहरीली हवा की चपेट में बड़ी जनसंख्या भी आ रही है और इससे आप देखिए स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। जंगल राज की प्रजातंत्रीकरण, खरी तंज कसे जाते हैं। पेंशनों की राजनीति पर बड़ी बहस भी हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं कि बिहार में जातिगत सर्वे भी करवाए गए, उसमें आप देखिए पिछड़ों की बड़ी संख्या बताई जा रही है, 65% तक बताई जा रही है। कई राज्यों में 70% कई लोग बता रहे हैं। तो उन पर स्वाभाविक सी बात है कि राजनीति तो होगी। मानव जाति के विकास में भूमिका।
भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। मानव जाति के विकास में इनका व्यापक योगदान है और इस सब महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में भी हमें जानना चाहिए। और डायनासोर वैश्विक संदर्भ में बहुत अनोखे, इनमें आप देखिए घोंसले, अंडे और हड्डी के जीवाश्म मध्य प्रदेश और गुजरात के 2 क्षेत्रों में देख सकते हैं आप लोग। अब तो ये लुप्त हो चुके ना। कोयला उत्पादन में कटौती की जल्दबाजी में नहीं है भारत। आप देखें 2030 तक कोयला उत्पादन 158 करोड़ टन करने की योजना है। यूएई में होने वाली COP28 की बैठक में बदला होगा भारत का रुख है। भारत का विदेशी निवेश 12.14% घटा प्रतिशत। सितंबर में कोयला आया 4% बढ़ा। म्यूचुअल फंड में पूंजी प्रवाह दूसरी तिमाही में कम हुआ। आयातित ईवी का कार पर सीमा शुल्क घटाने की तैयारी हो रही है। जीईएम से खरीद 2 लाख करोड़ का, ये आप देखिए ई मार्केट प्लेस है ना, उसी से। ग्राहकों को नियम शर्तों की जानकारी दे ब्रोकर, सेबी ने कहा है। 4 पहिया वाहनों के लिए समान साइबर सुरक्षा प्रणाली का प्रस्ताव देने की बात हो रही। अक्टूबर के निर्यात में बढ़ोतरी के आसार, वाणिज्य सचिव भी जाहिर कर चुके हैं वस्तु निर्यात में वृद्धि की संभावना। अप्रैल से सितंबर तक निर्यात में लगातार दर्ज की गई गिरावट। गेल ने पहली बार जहाज LNG का हस्तांतरण किया है। सेना का त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास, पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर में सोमवार को तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति है। ये आप देखेंगे 13 दिन तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में आप देखें थल सेना हो, वायुसेना, नेवी के करीब 30,000 जवान भाग लेंगे इसमें। अच्छी बात है। दीपावली के दौरान 3.75 लाख करोड़ रुपए का खुदरा कारोबार हुआ, कैट कह रहा है। बीकानेरवाला की चेयरमैन केदारनाथ अग्रवाल की डेथ हो गई। कभी भुजिया रसगुल्ले से भरी बाल्टियां लेकर पुरानी दिल्ली की सड़कों पर बेचते थे। सोच रहे हैं आप लोग। और आज आप देखिए कितना फेमस हो चुके हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। जयशंकर ने भारतवंशियों की समृद्धि के लिए स्वामीनाथ मंदिर में प्रार्थना की है। या न्यूयॉर्क में दिवाली पर नारंगी रंग में जगमगाई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। मैनहट्टन के सबसे पुराने हिंदू मंदिर में 1500 से अधिक लोगों ने मनाया प्रकाश पर्व। नासा ने दिवाली की शुभकामना दी, साझा की हबल से खींची तस्वीर। ये गाजा और इजराइल के बीच चल रहा है, कब खत्म होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये म्यांमार में नए मोर्चे खोले, हजारों लोग भारत आए। अल्पसंख्यक विद्रोही समूह ने सुरक्षा चौकियों पर किया हमला। ये आप देखिए म्यांमार, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ से आप देखते हैं कि हमारे भारत में आ जाते हैं लोग। अमेरिकी कॉलेजों में भारतीय छात्रों की संख्या 35% बढ़ी। इस सद्भावना यात्रा पर नामीबिया पहुंचा INS सुमेधा। भारतीय नौसेना पोत INS सुमेधा ने 10 से 13 नवंबर तक नामीबिया की वालविस बे शहर की सद्भावना यात्रा की है। और नौसेना ने कहा कि यात्रा के दौरान क्रॉस डेक का आयोजन किया गया है। समारोह सच्ची मैत्री और बढ़ते संबंध को दर्शाता है। नेपाल सरकार ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन पाकिस्तान की नौसेना का अरब सागर में संयुक्त अभ्यास हो रहा है। पहली बार आप देखिए समुद्री गश्त, और इस उद्देश्य दोनों देशों की बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है एक तरह से। चीन ने पाकिस्तान को दिया अनुमान से 21 अरब ज्यादा कर्ज। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र चल रहा है और क्रिकेट वनडे विश्व कप हो रहा है ना। देखते हैं भारत की क्या स्थिति। फाइनल हम लोग देखेंगे क्या हम लोग, तो एक ओवरव्यू ले लेंगे। आप लोग तो देख ही रहे होंगे। मॉर्गन ने 6 गेंदों पर चटकाए 6 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के 3rd डिवीजन क्लब के क्रिकेटर हैं। रिकॉर्ड 8वीं बार सत्र के अंत में नंबर 1 रहेंगे नोवाक जोकोविक। 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ना, उन्हीं की बात हो रही। ये आप लोग चाहें तो देख लिया करिएगा, मोक्ष का मार्ग। सेना अधिकारी ने विश्व चिकित्सा व स्वास्थ्य खेलों में जीते 5 स्वर्ण पदक।
यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरा चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब। 2008 में आज ही चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इस प्रकार भारत चंद्रमा की सतह पर मानव निर्मित वस्तु को उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। MIP को चंद्रयान 1 के 11 पेलोड में से एक के रूप में शामिल किया गया था। नासा ने किया दूसरा मानव युक्त मिशन अपोलो 12 का प्रक्षेपण। 1996 में आज ही नासा ने अपोलो 12 का प्रक्षेपण किया था। यह चंद्रमा पर नासा का दूसरा मानव युक्त मिशन था। यह 19 नवंबर को चंद्रमा पर उतरा और अपोलो 12 चंद्रमा पर रंगीन टीवी कैमरा ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। कैमरा 17 इंच लंबा और इसमें आप देखिए एक वेरिएबल फोकस जूम लेंस लगा था। अनाथ बच्चों के लिए सिंधुताई ने समर्पित कर दिया पूरा जीवन। समाज सेविका सिंधुताई सतपाल का जन्म 1948 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। बाल विवाह की वजह से केवल कक्षा 4 तक पढ़ाई की थी। बाद में पति द्वारा छोड़ दिए जाने पर ट्रेनों में भीख मांगकर गुजारा की। संघर्ष के दिनों में उन्हें एहसास हुआ ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिन्हें मां की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया। पुणे में सरमती बाल निकेतन संस्था उन्हीं की देन है और अपने जीवन काल में उन्होंने हजारों से अधिक बच्चों को गोद लिया। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। इनकी कहानी पढ़ी है, बड़ी दुख भरी भी है और बड़ी मोटिवेशनल भी है। कार्बन न्यूट्रल गांव बनने की और हसूड़ी BHUIT की टीम ने 3 बार किया गांव का सर्वे। CDO को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट और ग्राम पंचायत ने पहले ही शुरू किया था प्रयास। हसूड़ी ओसानपुर में दिसंबर 2020 में ही ग्रीन टेक टावर स्थापित किया गया था। यह टावर हवा में मौजूद कार्बन कण को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध बनाता है। इसके अलावा गांव में 40,000 से अधिक पौधे लगाए गए। पंचायती राज मंत्रालय को हुई तो उन्होंने इसका चयन कार्बन न्यूट्रल पंचायत में किया। जम्मू का पल्ली पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है और हसूड़ी को करने में होगा यह इंतजाम। ये आप देखिए रिपोर्ट के अनुसार हसूड़ी ओसानपुर गांव में 1670 LED बल्ब, 5 ई रिक्शा, 5 ई साइकिल, 100 सोलर स्ट्रीट लाइट, 10 सोलर हाई मास्क लाइट, 173 सोलर कुकर, 5 सोलर हीटर, 5 मोबाइल सोलर वाटर पंप, एक बायोगैस प्लांट, एक सोलर चार्जिंग स्टेशन, एक टी बैंक, एक सोलर कोल्ड स्टोरेज। पंचायतें अगर आप देखें कि योगदान देती हैं तो बहुत आगे तक जाता है, किया जा सकता है। चीन में स्केच की मदद से पिता ने ढूंढी अवध बेटी। 2006 की घटना है। 2006 में उनका हुआ था अपहरण। एनिमेटेड फिल्म अमेरिकन सिख के निर्माण में गुनीत मोंगा के साथ विकास खन्ना शामिल है। ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा, सैफ विकास खन्ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस पीड़ितों के लिए लो फैट डाइट लाभदायक है, अनुसंधान कह रहा है। धधका एटना ज्वालामुखी यूरोप में सबसे सक्रिय इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी फिट हो गया है और इससे निकलने वाला लावा बराक कई किलोमीटर तक फैल गई है और इसके परिणाम स्वरूप निकटतम शहर सिसिली में स्थित काटानिया एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अधिकांश फ्लाइट्स को परिवर्तित कर दिया गया है और इससे पहले इस ज्वालामुखी में कई मई में विस्फोट हुआ था। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइए। धन्यवाद।